हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। वेलकम टू दिस सेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ऑफ क्लास 12th केमिस्ट्री। हम आज चैप्टर जो पढ़ रहे हैं वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है और हमारा आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे हम, दैट इज वेरिएशन ऑफ मोलर कनेक्टिविटी विद कंसंट्रेशन फॉर स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। यानी हमने पिछले सेशन में पढ़ा था स्टूडेंट्स के मोलर कनेक्टिविटी क्या होती है। मोलर कनेक्टिविटी मैंने आपको बताया था कि मोलर कनेक्टिविटी इज द कंडक्टिविटी और कंडक्टेंस विच इज प्रोड्यूस्ड बाय डिसॉल्विंग 1 मोल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। जब आप 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट को 20 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन के अंदर जो है डिसॉल्व कर देते हैं तो वो 1 मोलर जो इलेक्ट्रोलाइट है वो जितने भी आयंस प्रोड्यूस करता है उनसे जो कंडक्टिविटी या कंडक्शन जो प्रोड्यूस होती है वही कहलाती है मोलर कनेक्टिविटी। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि जो मोलर कनेक्टिविटी है वो किसी भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए या वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए कैसे चेंज होती है जब उसको डाइल्यूट करेंगे, यानी उनकी कंसंट्रेशन कम करेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि दोनों के बाद में हमने पढ़ना है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में। तो यहाँ पे थोड़ी सी जानकारी आपको दे दूँ। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स आर दोज इलेक्ट्रोलाइट्स विच आर ऑलरेडी completely dissociated and they produce large number of ions। तो ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स जो completely dissociate होते हैं, 100% डिसोसिएशन जिनकी होती है और जो बहुत ज़्यादा संख्या में आयंस प्रोड्यूस करते हैं उनको हम लोग कहते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। लेकिन वो इलेक्ट्रोलाइट्स जो पार्शली डिसोसिएट होते हैं और कम संख्या में आयंस बनाते हैं उनको हम वीक इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। तो हम ये देखेंगे कि हम एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हैं, हम देखेंगे कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के अंदर जब हम पानी डालेंगे उसे डाइल्यूट करेंगे तो जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है उसकी मोलर कनेक्टिविटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा, यही हमने इस टॉपिक में पढ़ना है। तो आइए समझते हैं स्टूडेंट्स हम लोग। सबसे पहले हम लोग लेंगे कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का बिहेवियर मोलर कनेक्टिविटी को लेकर क्या है जब किसी भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को डाइल्यूट किया गया। अब सिंपल समझिए, मेरे पास एक बीकर है, कंटेनर है, उसमें मैंने एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट सपोज करो कि NaCl डाल रखा है और अब उसमें उसकी मैं मोलर कनेक्टिविटी मैंने माप ली है, मेजर कर ली है। अब मैं उसको डाइल्यूट करना शुरू करता हूँ, मैं उसमें पानी डालना शुरू करता हूँ और मैं देखूंगा कि डाइल्यूशन के साथ मोलर कनेक्टिविटी पे अब क्या प्रभाव पड़ेगा। जो पहले वैल्यू थी उसके मुकाबले अब वैल्यू कैसे चेंज होगी वही हमने स्टडी करना है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट केस मैंने आपको बता दिया। देखिए हम 3-4 पॉइंट्स में हम इसको डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट देखिए क्या है। फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स द नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम इज ऑलरेडी वेरी लार्ज। ये तो हम अभी पढ़े ही हमने कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए जो नंबर ऑफ आयंस हैं पर यूनिट वॉल्यूम वो तो पहले से ही ज़्यादा होते हैं क्योंकि वो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं। इसीलिए रूम टेम्परेचर पर इनकी मोलर कनेक्टिविटी पहले ही क्या होती है, काफ़ी ज़्यादा होती है ना। अब विद डाइल्यूशन, अब जब हम इसमें पानी डालते हैं जो मोलर कनेक्टिविटी इंक्रीजेज। अब इनकी मोलर कनेक्टिविटी पहले ही ज़्यादा थी, हमने थोड़ा सा पानी डाला तो मोलर कनेक्टिविटी क्या करेगी और इंक्रीज़ कर जाएगी। क्यों? ड्यू टू डिक्रीज इन इंटर आयनिक अट्रैक्शन। क्योंकि जब पानी डालेंगे तो पानी क्या करेगा, पानी Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के बीच में फोर्सेस को कम कर देगा और वो इंडिपेंडेंटली बड़ी आराम से मूव कर पाएंगे जिसकी वजह से उनकी मोबिलिटी बढ़ जाएगी और कनेक्टिविटी भी बढ़ जाएगी। तो पहला पॉइंट क्या स्टूडेंट्स कि इनकी जो नंबर ऑफ आयंस हैं पर यूनिट वॉल्यूम वो पहले से काफ़ी ज़्यादा होते हैं, इसलिए मोलर कनेक्टिविटी रूम टेम्परेचर पर पहले से ही ज़्यादा होती है। सेकेंड पॉइंट हमने क्या बताया कि जब इनको डाइल्यूट करते हैं इनकी मोलर कनेक्टिविटी बढ़ जाती है क्योंकि पानी डालने से, डाइल्यूट करने से क्या होता है, जो इंटर आयनिक इंट्रैक्शंस हैं आयंस के बीच में वो डिक्रीज हो जाते हैं और मोबिलिटी आयंस की बढ़ जाती है जिसकी वजह से जो मोलर कनेक्टिविटी है बढ़ जाती है। अब तीसरा पॉइंट देखिए। अब ये जो इंक्रीज है, जो पानी डालने पर जो लगातार मोलर कनेक्टिविटी बढ़ रही है, दिस कंटिन्यूज टिल फर्दर डाइल्यूशन डज नॉट ब्रिंग अबाउट एनी चेंज इन मोलर कनेक्टिविटी। अब हम इसमें पानी डाल रहे हैं लगातार, अब होगा क्या, ये जो मोलर कनेक्टिविटी है स्टूडेंट्स ये लगातार बढ़ती जाएगी और तब तक बढ़ेगी जब तक कि और डाइल्यूट करने पर मोलर कनेक्टिविटी की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता, है ना। अब ये जो कंसंट्रेशन है जहाँ पे मोलर कनेक्टिविटी की जो वैल्यू है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए वो और इंक्रीज नहीं हो रही है, दिस इज कॉल्ड मोलर कनेक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। यानी हमने सॉल्यूशन को इनफाइनाइट डाइल्यूट कर दिया, मोलर कनेक्टिविटी की वैल्यू जो है अब एक कांस्टेंट वैल्यू पे आ गई है, वो और इंक्रीज नहीं कर रही है। दैट इज, अब ये जो मोलर कनेक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन है दिस इज ऑल्सो कॉल्ड मोलर कनेक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज द मोलर कनेक्टिविटी एज द कंसंट्रेशन C अप्रोचेस टू 0, है ना, यानी कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। अब इसको समझिए हमारे पास क्या है। अब देखिए होता कि हमारे पास दो चीज़ें हैं स्टूडेंट्स हमारे पास, यहाँ पे इसको समझिएगा। एक हमारे पास है लैम्डा m, ठीक है, और दूसरा हमारे पास क्या है, लैम्डा m नॉट। अब लैम्डा m हमारे पास क्या है, दिस इज द मोलर कनेक्टिविटी एट पर्टिकुलर टेम्परेचर और कंसंट्रेशन, और लैम्डा नॉट इन्फिनिटी या लैम्डा m नॉट क्या है, दिस इज मोलर कनेक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन।
ये शुरू की वैल्यू है जब हम इसको डाइल्यूट कर रहे थे, मोलर कनेक्टिविटी बढ़ रही थी, लेकिन अब जब हमने इसको इतना डाइल्यूट कर दिया, इनफाइनाइट डाइल्यूट कर दिया। अब देखिए इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब है कि कंसंट्रेशन जो है इट अप्रोचेस टू ज़ीरो। हमने कंसंट्रेशन लगभग ज़ीरो कर दी है। इनफाइनाइट डाइल्यूट का मतलब इतना ज़्यादा पानी मिला दिया है कि आयंस की कंसंट्रेशन जो है उसके अंदर आप मान सकते हैं कि वो ऑलमोस्ट अप्रोच कर गई है किसको? ज़ीरो को। तो यहाँ पे हम दो वर्ड्स जो है वो पढ़ना चाह रहे हैं। तो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि किसी भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो मोलर कनेक्टिविटी है that becomes equal to molar connectivity at infinite dilution when concentration of the electrolyte approaches to zero। देखिए ये क्या है, क्या बताया मैंने आपको? 3 पॉइंट्स पढ़े। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में पहले से ही जो मोलर कनेक्टिविटी है वो ज़्यादा होती है क्योंकि आयंस की संख्या ज़्यादा होती है। डाइल्यूट करने पर, कंसंट्रेशन को डिक्रीज़ करने पर क्या होता है कि हमारे पास जो मोलर कनेक्टिविटी है वो बढ़ जाती है, क्योंकि डाइल्यूशन पे क्या होता है? डाइल्यूशन यानी पानी ऐड करने से जो इंटर आयनिक इंट्रैक्शंस हैं, अपोजिट आयंस के बीच में जो फोर्स है वो कमज़ोर होती है, जिससे वजह से आयंस की मोबिलिटी बढ़ती है और मोलर कनेक्टिविटी भी बढ़ जाती है। तीसरा पॉइंट हमने क्या पढ़ा कि ये जो कनेक्टिविटी है, मोलर कनेक्टिविटी की वैल्यू, ये लगातार जो है बढ़ती रहती है, एक पॉइंट तक ही बढ़ती है। उसके बाद अगर हम और डाइल्यूट करें सोल्यूशन को तो मोलर कनेक्टिविटी की वैल्यू जो है वो और आगे नहीं बढ़ती है, वो कांस्टेंट हो जाती है। ये जो पॉइंट है जहाँ पे मोलर कनेक्टिविटी की वैल्यू डाइल्यूशन पे और नहीं बढ़ रही है, दिस इज़ कॉल्ड दी मोलर कनेक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। और ये कब होती है? जब हमारे पास कंसंट्रेशन जो है इलेक्ट्रोलाइट की वो हम ऑलमोस्ट ज़ीरो कर देते हैं। तो आप सिंपल समझ सकते हैं, मोलर कनेक्टिविटी ऑफ एन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इज़ इक्वल टू मोलर कनेक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन व्हेन द कंसंट्रेशन अप्रोचेस टू ज़ीरो, दैट इज़ एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट केस है हमारे पास स्टूडेंट्स, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं इसमें क्या। अब यहाँ पे जो एक्सप्रेशन है इस दोनों के बीच में वो हम लोग यूज़ कर सकते हैं, दोनों के बीच में मोलर कनेक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन एंड मोलर कनेक्टिविटी एट पर्टिकुलर कंसंट्रेशन। सो रिलेशन हमारे पास क्या है? लैम्डा एम इज इक्वल टू लैम्डा एम नॉट माइनस बी अंडर रूट सी। यहाँ पे लैम्डा एम क्या है स्टूडेंट्स? दिस इज मोलर कनेक्टिविटी एट पर्टिकुलर concentration, this is molar conductivity at infinite dilution, C is concentration, square root of concentration यहाँ पे हमने यूज़ किया है, B हमारे पास क्या है? constant। तो B is constant है यहाँ पे। lambda m नॉट क्या है? this is molar conductivity at infinite dilution। अब ये जो इक्वेशन हमने स्टूडेंट्स यहाँ पे लिखी है, जो रिलेशन बता रही है किसके बीच में? मोलर कनेक्टिविटी एंड मोलर कनेक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन एंड कंसंट्रेशन, दिस इज कॉल्ड Debye-Huckel-Onsager इक्वेशन। इसे हम कहते हैं Debye-Huckel-Onsager इक्वेशन। तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट केस में हम कंसंट्रेशन के बीच में, मोलर कनेक्टिविटी के बीच में इस तरह से रिलेशन जो है वो शो कर सकते हैं। अब अगर आप एक प्लॉट ड्रॉ करते हैं, ग्राफ आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये अगर आप एक ग्राफ प्लॉट करते हैं लैम्डा नॉट इन्फिनिटी और अंडर रूट सी के बीच में, सो वी गेट अ स्ट्रेट लाइन जिसमें स्लोप जो है वो माइनस बी आएगा और इंटरसेप्ट जो है वो लैम्डा एम नॉट आएगा, है ना। तो यहाँ पे हमने जो ग्राफ प्लॉट किया स्टूडेंट्स, ये देख लीजिए हमारे पास क्या है। अब इसको मैं आपको समझाता हूँ, यहाँ ग्राफ में इसको समझेंगे। ये ग्राफ हमने प्लॉट किया है मोलर कनेक्टिविटी और किसके बीच में? कंसंट्रेशन के स्क्वायर रूट के बीच में। तो यहाँ पे हमारे पास अगर आप देखोगे तो मैं आपको ये समझाता हूँ। यहाँ पे देखिए क्या है, ये जो इधर हमने क्या रखा है, हेयर इट इज़ वी हैव लैम्डा एम, ये रखा है हमने, है ना। और यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ कंसंट्रेशन ये रखा है। अब हमारे पास जो रीडिंग है वो यहाँ से शुरू होती है। पहली रीडिंग यहाँ पे आएगी ये, ठीक है। दूसरी रीडिंग जो है वो यहाँ पे आ गई, तीसरी रीडिंग यहाँ पे आ गई, चौथी रीडिंग जो है, मैं थोड़ा ऐसे स्लैश लगाता, पहली रीडिंग ये रही, दूसरी फिर यहाँ पे, तीसरी यहाँ पे, चौथी रीडिंग यहाँ पे, पांचवी यहाँ पे, छठी यहाँ पे। तो आप देखेंगे मोलर कनेक्टिविटी जो है इस तरफ आप देखिए, इधर कंसंट्रेशन जो है डिक्रीज़ हो रही है और इस तरफ कंसंट्रेशन जो इंक्रीज़ हो रही है। तो हम डाइल्यूट कर रहे हैं सोल्यूशन को। डाइल्यूट का मतलब क्या है कि हम कंसंट्रेशन को कम कर रहे हैं। तो पहले मोलर कनेक्टिविटी की वैल्यू ये थी, फिर ये, फिर ये, फिर ये, इस तरीके से अब यहाँ तक पहुँच जाएंगे। अब यहाँ पे हमें सिर्फ क्या पता चला है, हमारे पास हमें क्या पता चला है? लैम्डा एम पता चला है, यानी कि मोलर कनेक्टिविटी की वैल्यू पता चली है। बट वी आर नॉट अवेयर ऑफ, हमें नहीं पता कि लैम्डा एम इन्फिनिटी जो है वो क्या आएगी या लैम्डा एम नॉट क्या आएगा। तो इसी लाइन को, ये जो लाइन है स्टूडेंट्स यहाँ पे देख रहे हैं, अगर इसी को मैं स्केल रखकर यहाँ पे एक्स्ट्रापोलेट कर दूँ तो ये लाइन यहाँ पे इस एक्सिस पे जहाँ पे कंसंट्रेशन ज़ीरो है, इस पे जो है वो टच करेगी, है ना। ये जो लाइन गई ऐसे करके, ये तो ये हमारे पास मोलर कनेक्टिविटी की वैल्यू है। और यहाँ पे अगर हम देखें इस पॉइंट के ऊपर जो कंसंट्रेशन है दैट इज़ इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ पे देखें तो कंसंट्रेशन स्क्वायर रूट हमने लिया था और इधर कंसंट्रेशन डिक्रीज़ कर रही है। यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर
कंसंट्रेशन जो है वो क्या है, दैट इज़ 0। तो जब हम इस लाइन को एक्स्ट्रापोलेट करेंगे तो ये लाइन जहाँ पे टच करेगी, तो हमने अभी पढ़ा था कि लैम्डा एम जो है वो किसके बराबर हो जाता है, दैट इज़ इक्वल टू लैम्डा एम नॉट व्हेन सी अप्रोचेस टू 0। तो ये हमारे पास लाइन किसके लिए है, लैम्डा एम के लिए है। और इसको अगर हम यहाँ टच कर दें एक्स्ट्रापोलेट करके, तो यहाँ पे हमारे पास कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, 0। तो जहाँ पे ये लाइन टच करेगी इस एक्सिस को, वहाँ पे क्या होगा, उस केस में जो लैम्डा एम है वो किसके बराबर हो जाएगी, दैट विल बी इक्वल टू लैम्डा एम इन्फिनिटी। तो सिंपल सा कंसेप्ट है। यहाँ पे ग्राफ आप देख सकते हैं, इस तरीके से ग्राफ जो है वो बनेगा। अब हम लोग बात करते हैं स्टूडेंट यहाँ पे कि वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या होता है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट केस में हमने ये पढ़ लिया कि पहला क्या होता है कि ऑलरेडी आयंस की संख्या ज़्यादा है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट केस में तो मोलो कनेक्टिविटी ज़्यादा है। फिर हमने क्या पढ़ा कि डाइल्यूट करने पर मोलो कनेक्टिविटी और बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि हमारे पास क्या होता है कि जो पानी डालने से, डाइल्यूट करने से इंटर आयनिक इंट्रैक्शन जो है वीक होती है, मोबिलिटी बढ़ जाती है। फिर और डाइल्यूट करने पर एक वैल्यू ऐसी आती है जहाँ पर जो मोलो कनेक्टिविटी की वैल्यू है वो और इंक्रीज़ नहीं होती है, वो कांस्टेंट हो जाती है। ये कहलाती थी, जो वैल्यू होती है, दिस इज कॉल्ड दी मोलो कनेक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। और इसको हम एक इक्वेशन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किसके, दैट इज कॉल्ड डी बाई हकल-ऑन-सागर इक्वेशन। इक्वेशन हमारे पास क्या है, लैम्डा एम इज इक्वल टू लैम्डा एम माइनस बी अंडर रूट सी, है ना। तो फिर हमने देखा कि अगर हम ग्राफ प्लॉट करें लैम्डा एम के बीच में और स्क्वायर रूट ऑफ कंसंट्रेशन के बीच में, तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। और इसी स्ट्रेट लाइन को अगर हम एक्स्ट्रापोलेट कर दें बिल्कुल लैम्डा एम एक्सिस की तरफ, तो हमें मिल जाएगी वैल्यू किसकी, लैम्डा एम इन्फिनिटी की वैल्यू जो है वो मिल जाएगी। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास केस था स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का। अब हम लोग बात करते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट केस में क्या होता है। अब वीक इलेक्ट्रोलाइट केस में देखिए, व्हेन अपोज्ड टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट टू अ फॉर स्मॉलर लेवल। तो यहाँ वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करें तो यहाँ पे जो डिसोसिएशन होती है वो काफ़ी कम होती है, क्योंकि तभी उसको हम वीक इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, कम आयंस बनते हैं। सो एज अ रिजल्ट व्हेन कंपेयर टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, मोलर कनेक्टिविटी इज वेरी लो। अब इनकी मोलो कनेक्टिविटी कम है, क्योंकि कनेक्टिविटी, मोलो कनेक्टिविटी किस पे डिपेंड करेगी, नंबर ऑफ आयंस पे। तो यहाँ पे नंबर ऑफ आयंस कम है, इसलिए मोलो कनेक्टिविटी भी कम है। लेकिन होगा क्या, हमारे पास जैसे हम इसको डाइल्यूट करेंगे तो मोलर कनेक्टिविटी की वैल्यू जो एकदम से राइज कर जाती है, क्योंकि उससे क्या होता है, जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो बढ़ जाती है और जो मोलर कनेक्टिविटी एकदम से बढ़ जाती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे अगर मैं एक्स्ट्रा ये ग्राफ बनाऊँ लैम्डा एम के बीच में और स्क्वायर रूट ऑफ कंसंट्रेशन के बीच में स्टूडेंट्स, तो आप देखेंगे पहले मोलर कनेक्टिविटी कम थी, फिर एकदम से राइज करती है और ये ऊपर की तरफ बढ़ जाती है। तो अगर हम यहाँ पे लैम्डा एम वेरिएशन के देखें अंडर रूट सी के साथ, तो हम यहाँ पे आप पाएंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट केस में तो हमारे पास क्या था, वहाँ पे इस ग्राफ को हमने जब एक्स्ट्रापोलेट किया था वो इस ग्राफ इस लाइन को टच कर रहा था, लेकिन यहाँ देखिए ये ग्राफ इस लाइन को टच ही नहीं कर रहा। इसका मतलब वीक इलेक्ट्रोलाइट केस में, जब वो ग्राफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट केस में जब ग्राफ ने इस लैम्डा एम के एक्सिस को टच किया था, तो वहाँ से हमें कौन सी वैल्यू पता चल गई थी, लैम्डा एम नॉट की वैल्यू पता चल गई थी, है ना। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट केस में तो ग्राफ जो है वो इस एक्सिस को टच ही नहीं कर रहा। इसका मतलब वीक इलेक्ट्रोलाइट केस में हम लैम्डा एम इन्फिनिटी की वैल्यू नहीं पता कर सकते, हम नहीं पता कर पाएंगे। तो सिंपल सा कंसेप्ट हमारे पास सामने जो आया स्टूडेंट्स, अब देखो ये वीक इलेक्ट्रोलाइट भी मैं यहीं पे बनाने की कोशिश करता हूँ। वहाँ पे हमारे पास लाइन जो थी वो कैसी थी, वो ऐसी लाइन थी, है ना। तो यहाँ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट केस में ये पॉसिबल था कि इसको मैं एक्स्ट्रापोलेट कर दूं, तो मेरे पास यहाँ पे जो पॉइंट आएगा, ये जो पॉइंट है यहाँ पे, इस पॉइंट के अंदर मैं देख सकता हूँ यहाँ पे कि ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट जो है दिस गिव्स द वैल्यू ऑफ लैम्डा एम नॉट, है ना। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट केस में आप देखिए ग्राफ तो कहीं भी इस एक्सिस को टच ही नहीं कर रहा। तो ऐसे केस में हम यहाँ पे वीक इलेक्ट्रोलाइट केस में लैम्डा एम इन्फिनिटी की वैल्यू जो है वो नहीं पता कर पाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ी कमी रह जाती है कि इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन दी वैल्यू ऑफ लैम्डा एम नॉट इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट फ्रॉम ग्राफ, but in case of strong electrolyte lambda m infinity can be determined by extrapolating the graph to lambda m axis। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स दो केसेस हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के और वीक इलेक्ट्रोलाइट के। अब बात करें कि भाई वीक इलेक्ट्रोलाइट केस में तो हम लैम्डा एम इन्फिनिटी की वैल्यू पता ही नहीं कर सकते, फिर हमारे पास फिर हम करें क्या। तो बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास एक लॉ है जिसको हम कॉलरिश लॉ कहते हैं, और इस कॉलरिश लॉ की मदद से वी कैन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ व्हाट, lambda m in not for weak electrolyte,
एक वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम लैम्डा इन्फिनिटी की वैल्यू पता कर सकते हैं, जो कि हम अदरवाइज ग्राफ से पता नहीं कर सकते हैं। तो कॉलरिश लॉ हमारे पास क्या कहता है, इसको समझते हैं। देखिए आई स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या है, कॉलरिश लॉ इट इज ऑल्सो कॉल्ड कॉलरिश लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस, है ना। कॉलरिश लॉ देखिए क्या स्टेट्स दैट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज इक्विवेलेंट टू सम ऑफ कंडक्टेंस ऑफ कैटायंस एंड एनायंस। वही कहता है कि जब डाइल्यूशन इनफाइनाइट हो जाता है तो किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की जो इक्विवेलेंट कनेक्टिविटी होती है या जो मोलर कनेक्टिविटी होती है वो वास्तव में उनके आयंस जो होते हैं उनके इंडिविजुअल कंडक्टेंस का सम होती है। जैसे कि मैं सिंपल एग्जांपल लीजिए, यानी कि NaCl मैंने ले लिया। अब ये NaCl कैसे डिसोसिएट हो रहा है, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। तो यहाँ पे जो लैम्डा नॉट NaCl है, यानी कि मोलर कनेक्टिविटी ऑफ NaCl एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, दिस इज इक्वल टू मोलर कनेक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ Na पॉजिटिव आयंस एंड मोलर कनेक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ Cl नेगेटिव आयंस। तो इन दोनों आयंस का जो सम है उसके बराबर ही NaCl की मोलर कनेक्टिविटी होगी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। यही है कॉलरिश लॉ। तो कॉलरिश लॉ सिंपल है स्टूडेंट्स, ये लॉ क्या कहता है कि भाई अगर आपको मोलर कनेक्टिविटी या इक्विवेलेंट कनेक्टिविटी पता करनी है किसी इलेक्ट्रोलाइट की, आप सिंपली उसके आयंस की मोलर कनेक्टिविटी को का सम ले लीजिए, दैट बिकम्स इक्वल टू दी मोलर कनेक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, है ना। अब इसकी एप्लीकेशन समझते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है एप्लीकेशन कॉलरिश लॉ की। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, अगर ये एप्लीकेशन देखेंगे दैट इज टू डिटरमाइन दी मोलर कनेक्टिविटी। अब वीक इलेक्ट्रोलाइट की हम लोग बात करते हैं। अब यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन को समझिए, हमारे पास जो चीज़ें क्या दी हुई हैं, जैसे सोडियम एसीटेट, लैम्डा एम जो है वो हमारे पास है, एक 3 चीज़ें दी है, सोडियम एसीटेट है, HCl है, NaCl है ना। और हमसे पूछा गया है हमारे पास क्या कि हमें एसिटिक एसिड की लैम्डा एम इन्फिनिटी जो फाइंड आउट करनी है, और हमें 3 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स दिए हुए हैं, सोडियम एसीटेट है, HCl है और NaCl है ना। तो यानी कि मतलब सोडियम एसीटेट भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, HCl भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, NaCl भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। अब इनकी मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू का इस्तेमाल करके हमें CH3COOH की वैल्यू को जो है वो लैम्डा एम इन्फिनिटी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है, अगर आप देखेंगे तो सिंपली अगर हम लोग देखें यहाँ पे तो हमारे पास एक तरह से 3 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट दिए हैं, सोडियम एसीटेट, HCl और NaCl। अब सोडियम एसीटेट को हम देखें तो सोडियम एसीटेट कैसे डिसोसिएट होता है, ये देखिए हमारे पास अगर हम लोग बात करें, सोडियम एसीटेट इज CH3COONA, है ना। इसकी मोलर कनेक्टिविटी कितनी दी हुई है इनफाइनाइट डाइल्यूशन, 91.0। अब ये डिसोसिएट कैसे होगा स्टूडेंट, अगर मैं इसकी सोडियम एसीटेट को देखूं तो दिस डिसोसिएट एज CH3, दिस इज CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब दूसरा हमारे पास क्या है, HCl। अब HCl कैसे डिसोसिएट होगा, दिस विल डिसोसिएट एज H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। फिर तीसरा हमारे पास क्या है, NaCl, ये कैसे डिसोसिएट होगा, Na पॉजिटिव और हमारे पास क्या होगा, Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। तो ये 3 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं और कॉलरिश लॉ के अकॉर्डिंग इन दोनों का सम जो है वो इसकी मोलर कनेक्टिविटी के बराबर है। H पॉजिटिव और Cl की मोलर कनेक्टिविटी का सम जो है HCl के बराबर आ जाएगा, और Na पॉजिटिव और Cl की मोलर कनेक्टिविटी की जो सम जो है वो NaCl की मोलर कनेक्टिविटी के बराबर आ जाएगा एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। अब देखो अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, अब इसको समझते हैं स्टूडेंट्स, हमारे पास यहाँ पे क्या है, हमारे पास किसका निकालना है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है, CH3COH एसिटिक एसिड के लिए। अब इसमें अगर आप देखोगे ये इसके आयंस कैसे डिसोसिएट होंगे, दे विल डिसोसिएट एज CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। तो मैं कहीं, क्योंकि इनकी वैल्यू को मैं ऐड कर सकता हूँ, कॉलरिश लॉ यही तो कहता है कि भैया आप इनके आयंस किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की जो मोलर कनेक्टिविटी होती है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, वो उनके इंडिविजुअल आयंस का सम होती है। अब देखो मुझे चाहिए CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, और यहाँ पे हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है, CH3COO माइनस, और सॉरी ये Na की जगह हमारे पास क्या है, यहाँ पे Na आएगा, दिस इज Na पॉजिटिव, क्योंकि सोडियम एसीटेट है, दिस डिसोसिएट एज CH3COO नेगेटिव एंड Na पॉजिटिव। अगर देखो मैं यहाँ से इन दोनों पहली इक्वेशन को इन दोनों को ऐड कर दूँ, ठीक है, इन दोनों को ऐड करना है, और जो ऐड होने का जो आएगा उसमें से इसको मैं माइनस कर दूं। अब इन दोनों को ऐड करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, CH3CO नेगेटिव प्लस Na पॉजिटिव प्लस H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव।
अब इसमें से अगर मैं ये सेकंड वाली इक्वेशन माइनस कर दूं तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ऊपर वाली इक्वेशन में क्या क्या है, 4 चीज़ें हैं, CH3CO नेगेटिव, Na पॉजिटिव, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। अब इसमें से अगर मैं नीचे वाला माइनस कर दूं तो Na से आप देखिए Na पॉजिटिव से Na पॉजिटिव माइनस हो जाएगा, Cl नेगेटिव से Cl नेगेटिव माइनस आ जाएगा, और मेरे पास क्या बच गए, मेरे पास सिर्फ ये 2 आयंस बच गए, तो वो क्या है, CH3CO माइनस और H पॉजिटिव, और ये किसके इक्विवेलेंट होंगे, एसिटिक एसिड के। तो मुझे क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस की वैल्यू को जो है मैं ऐड करूंगा और इसमें से इस वैल्यू को जो है मैं माइनस करूंगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगी वैल्यू किसकी, लैम्डा एम एसिटिक एसिड की वैल्यू जो है वो आ जाएगी। तो देखिए हमने क्या किया, पहले 2 को ऐड किया है ना। तो ये एसिटिक एसिड के लिए निकालने का तरीका क्या है कि लैम्डा एम CH3CONA प्लस HCl इन दोनों को ऐड कर दें हम, और इसमें से किसकी वैल्यू को माइनस कर दें, NaCl की वैल्यू को माइनस कर दें। तो यहाँ से हमारे पास जब माइनस करेंगे तो ये Na यहाँ से माइनस हो गया, Na यहाँ से माइनस हो गया, Cl यहाँ से कट गया, Cl यहाँ से कट गया, हमारे पास क्या बच गया, सिर्फ CH3COO और H पॉजिटिव जो किसके बराबर है, CH3COH के बराबर है। तो वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 390.5 साइमन्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो ये एप्लीकेशन है स्टूडेंट्स कॉलरश लॉ की, जहाँ पे हम लोग वीक इलेक्ट्रोलाइट, अब देखिए यहाँ पे एसिटिक एसिड वीक इलेक्ट्रोलाइट था, उसकी वैल्यू भी हम लैम्डा नॉट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। सो दिस इज़ द इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ कॉलरश लॉ, और यहाँ से कई बार न्यूमेरिकल बोर्ड में जो है पूछे जाते हैं। तो ये तो स्टूडेंट्स हमारे आज के टॉपिक, आई एम श्योर आपको समझ में आए होंगे। थैंक यू।